रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साल पहले यूक्रेन में अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसने दशकों में यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म दिया। उस वर्ष में हजारों यूक्रेनी नागरिकों के साथ साथ हजारों यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। लाखों लोग पलायन कर गए। 8 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन यूरोप और रूस चले गए और अन्य 6 मिलियन यूक्रेन के भीतर डिस्प्लेस हो गए। रूस से उन लोगों का पलायन मुश्किल है जो युद्ध का विरोध करते थे या उसमें लड़ना नहीं चाहते थे। संघर्ष ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है और रूसी बमबारी अभियानों ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये खेल की स्थिति है क्योंकि यूक्रेन युद्ध दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों अभी भी मानते हैं कि वे युद्ध के मैदान पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे संघर्ष के अंत के लिए कोई स्पष्ट रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगले सप्ताह और महीने कैसे प्रकट होते हैं और वे कैसे करते हैं। इस पर निर्भर करते हुए यह नए प्रश्न उठा सकता है, जैसे कि वेस्ट का अटूट समर्थन कितना टिकाऊ है या रूस अपनी वर्तमान रणनीति को कितने समय तक आगे बढ़ा सकता है। युद्ध अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और यूक्रेन ने बार बार यह साबित किया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने मल्टीपल फ्रंट से यूक्रेन पर एक सरप्राइज इन्वेजन शुरू किया। मुख्य लक्ष्य के रूप में कीव के साथ देश भर के शहरों पर बमबारी की। प्रेडिक्शन के बावजूद कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कुछ दिनों के भीतर कीव गिर जाएगा, शहर एक साल से अधिक समय तक टिके रहने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय टेनेशियस और रिसोर्सफुल यूक्रेनियन रेजिस्टेंस को जाता है, जिसने रूसी सेना की टैक्टिकल एंड लॉजिस्टिकल एरर्स को दूर करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने संघर्ष की गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया है। युद्ध तब से डोनबास क्षेत्र में एक ग्राइंडिंग बैटल बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष अपने बचाव को मजबूत कर रहे हैं और संभावित हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूस द्वारा अपनी उपलब्ध सेना का लगभग 80% यूक्रेन को समर्पित करने के बावजूद इसने हाई कैजुअलिटीज और अट्रिशनल बैटल्स के साथ महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए संघर्ष किया है। यूक्रेन ने रूसी अग्रिमों को रोकने के लिए बहुत अधिक एम्यूनिशन और फायर पावर का उपयोग किया है। एक संभावना है कि यूक्रेन अपने संसाधनों को तेजी से उपयोग कर रहा है, जिसकी पूर्ति उनके वेस्टर्न सपोर्टर्स द्वारा की जा सकती है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसे यूक्रेन और रूस के बीच रेस अगेंस्ट लॉजिस्टिक्स के रूप में वर्णित किया है। फ्रंट लाइंस काफी हद तक समान बनी हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में कोई भी पक्ष ड्रामेटिकली रूप से स्थिति को कैसे बदल सकता है। यूक्रेन में अभी भी पिछली ऑटम सीजन से मोमेंटम कायम है, लेकिन रूस के पीछे हटने से इसे और अधिक रक्षात्मक स्थिति स्थापित करने की अनुमति मिली। नए अधिक वेस्टर्न वेपन्स की तैनाती से ये भी सवाल उठता है कि वे युद्ध के मैदान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो बिडेन की इस सप्ताह कीव की यात्रा यूक्रेनी लोगों के लिए एक वेलकम सरप्राइज थी, विशेष रूप से रूस द्वारा फुल स्केल इन्वेजन के एक साल बाद। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बिडेन ने यूनाइटेड स्टेट्स के अटूट समर्थन का वादा किया और यूक्रेन के लिए एडिशनल मिलिट्री सपोर्ट की घोषणा की। अमेरिका पहले ही यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सहायता दे चुका है। अकेले कांग्रेस ने ही 111 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 52 बिलियन यूरोस तक देने की प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन का समर्थन करने वाले गठबंधन ने एडवांस टैंक्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का वादा किया है और अब इस बात पर बहस चल रही है कि क्या कीव को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जानी चाहिए। समर्थन की प्रभावशाली मात्रा के बावजूद इस सहायता की सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी के बारे में वास्तविक प्रश्न है। वेस्ट के पास हथियारों का असीमित भंडार नहीं है और सरकारों को यूक्रेन के आर्टिलरी, एम्यूनिशन और एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के भंडार को कम किए बिना और अपनी सैन्य तत्परता से समझौता किए बिना तेजी से चुनौतीपूर्ण लगेगा। इसलिए दोनों जरूरतों को संतुलित करने के तरीके खोजने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध के मैदान में अलग अलग युद्धाभ्यास की रणनीति में प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे अधिक गोला बारूद को संरक्षित कर सके। वर्तमान में यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने के बारे में वाशिंगटन में सामान्य द्विदलीय सहमति है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खटास आने या यूक्रेन पर ग्रहण लगाने वाले अन्य संकटों की संभावना के साथ कुछ रिपब्लिकन कीव के लिए कुछ खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यूरोप में भले ही नेता यूक्रेन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं, संघर्ष से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन खोजने की आवश्यकता के बारे में अधिक संकेत मिले हैं। रूसी गैस से स्वयं को छुड़ाने के यूरोप के प्रयास ने भी विभाजनों को जन्म दिया है। ऐसा लगता है कि वेस्ट यूक्रेन को वह देने को तैयार है जिसकी उसे इस विशेष क्षण में आवश्यकता है। हालांकि यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने की संभावना नहीं है।
और युद्ध एक गतिरोध में बदल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह एक नई तरह की पश्चिमी एकजुटता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, एक जो यूक्रेन का समर्थन करता है लेकिन उन पर बातचीत के लिए चुपचाप दबाव डालना शुरू कर देता है। भले ही कल युद्ध समाप्त हो गया हो, यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है और कुछ प्रकार की सुरक्षा गारंटी और सुरक्षा सहायता जारी रखने की संभावना है। अब कई महीने से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें रूस ने कई गलत कदम उठाए हैं और मैनपावर और इक्विपमेंट दोनों में भारी नुकसान का सामना कर रहा है, जबकि रूस ने बड़े शस्त्रागार और आबादी के साथ युद्ध शुरू किया था। इस बारे में वास्तविक चिंताएं हैं कि उनके सैनिक कितने अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड, सप्लाइड और ट्रेंड हैं, विशेष रूप से जवाबी कार्रवाई के लिए। इसके बावजूद रूस ने कथित तौर पर अधिकांश मोबिलाइज्ड ट्रूप्स को यूक्रेन में तैनात कर दिया है और ऐसा लगता है कि वो एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जैसा कि पुतिन के हालिया भाषण से पता चलता है। पुतिन ने 2022 के ऑटम सीजन में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसका अर्थ है कि उनके लिए सैन्य साधनों या बातचीत के समझौते के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को रूस का हिस्सा घोषित करना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। गेविन वाइल्ड, एक रूस विशेषज्ञ और कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो, सुझाव देते हैं कि रूस के पास संघर्ष में अपने प्रयासों को दोगुना करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह सेल्फ सैबोटाज है या पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका को ये बताने का प्रयास है कि यह संघर्ष कितना अस्तित्वगत हो गया है और इसके क्या निहितार्थ है। लेकिन एक गंभीर युद्ध अभी भी रूस के पक्ष में है। मामूली विरोध और मोबिलाइजेशन के बावजूद क्रेमलिन ने संभ्रांत दलबदल और सामाजिक असंतोष दोनों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। वेस्टर्न सैंक्शंस ने रूस को चोट पहुंचाई है, लेकिन पुतिन को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करने की बात नहीं की है। जबकि टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट्स प्रभावित हुआ है, रूस अभी भी उत्तर कोरिया और ईरान से सैन्य उपकरण प्राप्त करने में सक्षम है। कुल मिलाकर रूस चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने भी पुतिन की गणना को स्थानांतरित नहीं किया है। यूक्रेन में युद्ध विनाशकारी रहा है और इसे इस सदी के सबसे घातक और खूनी संघर्षों में से एक माना जाता है। अमेरिकी सरकार ने अनुमान लगाया है कि रूस और यूक्रेन दोनों के लिए कैजुअलिटीज की संख्या 2 लाख से अधिक है, एक संख्या जो अब बहुत अधिक होने की संभावना है। सिविलियन कैजुअलिटीज भी चौंका देने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 7,000 मौतों और लगभग 12,000 इंजरीज की सूचना दी है, जो हैवी आर्टिलरी, मिसाइल्स और हवाई हमलों जैसे विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल से हुई है। माना जा रहा है कि ये आंकड़े एंड काउंट है। अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ जोसेफ नी ने नोट किया कि यूक्रेन में संघर्ष भविष्य का युद्ध और अतीत का युद्ध दोनों है, जबकि ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स युद्ध के मैदान को फिर से आकार दे रही है। युद्ध के पारंपरिक उपकरण जैसे एम्यूनिशन, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स, ग्राउंड ट्रूप्स और ट्रेंचेस अभी भी इस संघर्ष का मुख्य आधार है। साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के उभरने के बावजूद यूक्रेन संघर्ष में आर्टिलरी और ग्राउंड ट्रूप्स जैसे युद्ध के पारंपरिक उपकरण अभी भी आवश्यक हैं। लंबे समय तक चलने के लिए सेना ऐसे उपकरणों को जमा करने के महत्व को सीख रही है। हालांकि लड़ने के लिए उपकरण होना केवल इतनी दूर तक जाता है। एक लंबा युद्ध यूक्रेन के लिए कोई लाभ नहीं रखता है और यूक्रेन को सस्टेनेबल असिस्टेंस के लिए पब्लिक सपोर्ट बनाए रखना वेस्ट के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। इस प्रकार मेरा मानना है कि पश्चिम को यूक्रेन को अब महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि यूक्रेनी सेना या तो रूसियों को बाहर खदेड़ सके या युद्ध के मैदान पर कम से कम इतनी प्रगति कर सके कि क्रेमलिन की गणना बदल जाए और मॉस्को इस शर्त पर समझौता कर ले कि कीव स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के समझौते के साथ भी यूक्रेन एक शत्रुतापूर्ण रूसी पड़ोसी का सामना करना जारी रखेगा। वेस्ट को कीव के साथ काम करना होगा ताकि वो भविष्य में एक नए रूसी हमले को रोकने में सक्षम एक मजबूत आधुनिक सेना को बनाए रख सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं।